हाय, आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट सर्कमस्टांसेस लेड टू एनेक्टमेंट ऑफ द रॉलेट एक्ट 1919? डिस्कस इट्स कंसिक्वेंसेस एंड द रोल प्लेड बाय गांधीज रॉलेट सत्याग्रह इन दिस रिगार्ड। हम अपनी बेसिक अप्रोच को यूज़ करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। कंटेक्स्ट का मतलब कि क्वेश्चन किस ब्रॉड टॉपिक से लिया गया है और कहाँ से फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा है कि यह क्वेश्चन रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में है और काफ़ी सब पार्ट्स इस टॉपिक के बारे में पूछे जा रहे हैं। अब हम सारी चीज़ें रॉलेट एक्ट के बारे में तो नहीं लिख देंगे, इसलिए कंटेक्स्ट के अंदर दूसरी चीज़ आती है डायरेक्टिव वर्ड। डायरेक्टिव वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक की डायरेक्शन को बताते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में उस टॉपिक के बारे में सोचना है और उसी तरीके से आंसर को स्ट्रक्चर करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट सर्कमस्टांसेस और डिस्कस इट्स कंसिक्वेंसेस, ये जो डिस्कस और व्हाट है यही डायरेक्टिव वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन के टॉपिक को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमें उस टॉपिक के बारे में यह सब कुछ सोचना है। अब हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट यही है कि सबसे पहले हमें यह बताना है कि रॉलेट एक्ट 1990 क्यों हुआ, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से इस लॉ को लाया गया। फिर हमें कंसिक्वेंसेस डिस्कस करने हैं कि इस लॉ के आने के बाद क्या चीज़ें हो गई हमारे देश में, और साथ में जो गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह हुआ था उसका क्या रोल रहा था। ये तीनों चीज़ें हमें बतानी होंगी, तभी हमें आंसर के मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर एक पार्ट भी नहीं बताया तो उससे एसोसिएटेड जितने मार्क्स बनते हैं वो नहीं मिले जाएंगे। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमने क्वेश्चन का कंटेक्स्ट जान लिया, हमने उस क्वेश्चन को समझ लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन के कंटेंट की, क्योंकि एक बार क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ लिया तो दूसरा स्टेप होता है कंटेंट। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर काफ़ी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट गैदर करना है, पर यह स्टैटिक पोर्शन है तो आसानी से कंटेंट मिल जाता है। अब आप इसके लिए कोई भी बुक्स अपनी हिस्ट्री की निकाल सकते हैं, मैगजीन निकाल सकते हैं, वेबसाइट चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ईजीली कंटेंट मिल जाएगा। उसे याद करिए, उसे दोबारा से रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, जिससे कि पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएं। अब आप चाहें तो आप उसे रफ पेपर पे लिख सकते हैं, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे लिखना होता है सीक्वेंस में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन फिल्टर भी नहीं होती, और यही चीज़ हमें हमारे थर्ड स्टेप पे लाती है और जो कि लास्ट स्टेप है, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर को आप देखेंगे उसके अंदर बेसिक 3 कंपोनेंट ज़रूर होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। इनको लिखना क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफ़र करता है और काफ़ी हद तक नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपकी एक्सपीरियंस पे कि आपने कितनी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी है। इस पॉइंट पर आपको अपना वीडियो पॉज कर देना चाहिए और इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप आंसर लिखेंगे तभी इसमें आपका फ़ायदा होगा, अदरवाइज पैसिव लर्निंग से उतना फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आज आप 2 लाइनें लिखेंगे तब जाके कल 4 लाइनें लिख पाएंगे। हेजिटेशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा, शुरुआत तो कभी ना कभी करनी होगी। आई होप आपने अपने आंसर लिखा होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर का कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसे कि किसी भी आंसर की शुरुआत इंट्रोडक्शन से होती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ओवरव्यू दे दिया है हमने क्वेश्चन के टॉपिक के बारे में। एनार्किकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, जिसे रॉलेट एक्ट कहते थे पॉपुलरली, उससे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, उन्होंने पास कर दिया और इसे एक्ट बना दिया। इसके अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल लॉज थे
जो पहले ही बन चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तभी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1916 के नाम से आ चुके थे, पर जब नॉर्मल सिचुएशन हो गई थी तब भी इन लॉज के प्रोविजन को एक्सटेंड कर दिया, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिना वारंट के अरेस्ट कर लेना, जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज़ों को भी वहाँ से हटा दिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं प्रॉपर डेट्स के साथ, 1919, 1916, प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है और स्टैटिक पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन कीवर्ड्स को देखकर एग्जामिनर समझ जाएगा कि कैंडिडेट को नॉलेज है। अब बॉडी की बात करते हैं और बॉडी लिखने से पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें। क्वेश्चन की सबसे पहली डिमांड है सर्कमस्टेंसेस बताने हमें कि रॉलेट एक्ट 1919 को लाने से पहले कौन से सर्कमस्टेंसेस बन गए थे। तो हम इसी की ही प्रॉपर सब हेडिंग बनाकर बॉडी की शुरुआत करेंगे। पॉइंट्स कुछ इस तरह होंगे कि पहले से ही नेशनलिज्म बढ़ी हुई थी, प्रेस के चलते हुए वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर भी प्रेस थी, इंग्लिश में भी चल रही थी, उसकी वजह से पेट्रोइटिज्म और ज़्यादा बढ़ चुका था। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो 1909 में आए थे, उन्होंने काफ़ी हताश किया था इंडियंस को, जिसकी वजह से इस तरह का एक्ट और भी हेट लेके आया इंडियंस के बीच। फिर आपको पता होगा कि जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे उनका मर्जर हो चुका था, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। फिर लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस यूनाइट हो गए थे। गांधी जी को भी अपनी सक्सेस मिल रही थी, जैसे चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ था, होम रूल लीग हुआ था, और फिर वो जो टूर कर रहे थे उसकी वजह से इंडियंस और ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे थे। फिर अपनी कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे ब्रिटिश के ऊपर अटैक्स हो रहे थे, उससे इंडियंस के ऊपर एक हिडन कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं। अब हम वापस अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमने सर्कमस्टांसेस लिख दिए। अब दूसरे पार्ट को अब हम एड्रेस करेंगे और दूसरा पार्ट है कंसिक्वेंसेस बताने हैं और गांधी के जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था उन्होंने कैसा रोल प्ले किया था। तो इसे हम साथ में लिख सकते हैं कि एक हेडिंग बना के कि कंसिक्वेंसेस एंड द रोल प्लेड बाय गांधी इन दिस रिगार्ड्स। हम लिख सकते हैं डेट वीट मेंशन करके कि गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट लाया था लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि एक सत्याग्रह को लॉन्च किया जाए। फिर एक सत्याग्रह सभा का फॉर्मेशन हुआ जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर इस एक्ट के खिलाफ खड़े हुए। प्रोटेस्ट के अंदर कुछ इस तरह था कि नेशन वाइड हड़ताल होनी थी, साथ में फास्टिंग या प्रेयर की गई, और यह मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि पंजाब में 10 अप्रैल को 2 लीडर्स जो कांग्रेस के थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। नाम था डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। इसलिए बैसाखी वाले दिन बहुत सारे लोग 13 अप्रैल को अमृतसर में इस इलीगल अरेस्ट को के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए बाहर आए और वहीं पर जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ। फिर हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से गांधी जी ने यह प्रोटेस्ट बंद करवा दिया। सो यू सी बॉडी यहाँ पे हमने पूरी कवर कर ली। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो हमने सारे एस्पेक्ट बॉडी के अंदर बता दिए, लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्वेश्चन के एंड में जैसे कि एक फॉर्मेट होता है कंक्लूजन का, वो हम देंगे। आंसर के अंदर हमें कोई अपनी ओपिनियन वगैरह नहीं देनी है, क्योंकि जो कीवर्ड था, डायरेक्टिव वर्ड था, वो था डिस्कस। डिस्कस का मतलब सिर्फ यही था कि अपने मल्टीपल व्यू पॉइंट से, डायमेंशन से जो भी डिटेल्स हमें पता है इंसिडेंट के बारे में वह लिखना। और हिस्ट्री के क्वेश्चन में जनरली सिर्फ एक आगे क्या हुआ उसके बारे में बता देते हैं। इसी नॉलेज से हम कंक्लूजन कुछ इस तरह लिखेंगे कि रिप्रेसिव लॉज कमेटी ने रिपोर्ट दी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम की इस रॉलेट एक्ट और प्रेस एक्ट को और साथ ही 22 दूसरे जो और लॉज थे जो कंट्रोवर्शियल थे उन्हें मार्च 1922 में रिपील कर दिया। और इस तरह से यह आंसर हमारा कंप्लीट होता है। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के,
डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग। जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।